अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल बायो एनर्जेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने आपको, और उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसकी लास्ट में मैंने एमसीक्यूज़ कुछ दिखाए थे। आज उनको सॉल्व करते हैं। हेयर उमर फारूक चन्ना, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएसएमयू कराची, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एमडीके विद डॉक्टर उमर। आइए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो है हमारे कल के एमसीक्यूज़ और फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया? अभी ये जो एमसीक्यूज़ हैं, पहला नंबर एमसीक्यूज़ है, फोटोसिंथेसिस इज़ ए ऑप्शन है फिजिकल, बी ए केमिकल एंड सी ए फिजियोकेमिकल। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फिजियोकेमिकल। क्यों क्यों फिजियो? इसलिए क्योंकि इसमें ऑर्गेनेल्स की इन्वॉल्वमेंट है, एक फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट है। और केमिकल इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक हो गया? अब दूसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट। बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई ये पूरी जो हमारा अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको फूड प्रोवाइड करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा। आगे क्या हम पढ़ते हैं कि आल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन डैश फॉर एनर्जी। सन पर डिपेंड करता है, सारी बातें। और चौथा जो हमारा एमसीक्यू, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज करने के लिए फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यूज़ होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एमसीक्यूज हैं, बहुत ईजी हैं, इसलिए मैंने इन पे ज़्यादा डिटेल नहीं दी। और इंशाल्लाह जब कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज आएंगे आगे, तो मैं उनको और डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता है। आइए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस और रोल ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में मैंने कल भी एक आपको बात कही थी कि फ़ोटो का क्या मतलब है, फोटोन, और फोटोन मीन्स लाइट, और सिंथेसिस का क्या मतलब है? टू प्रोड्यूस। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो लाइट की प्रेजेंस में हमारी फॉर्म हो, तो इसको हम किस में पढ़ेंगे? कौन से प्रोसेस में पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में। ठीक हो गया? ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आते हैं कि डेफिनेशन की, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। अब मैंने ये जो डेफिनेशन निकाली है वो भी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स को रीड आउट करके निकाली है। ये जो पहली डेफिनेशन है वो ये है कि a photosynthesis is a biochemical anabolic process during which carbohydrates are synthesized from carbon dioxide and water in chlorophyll cells in presence of light। मतलब कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल में फॉर्म हो जाए बाय कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया? ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं तो वो किससे फॉर्म होते हैं? वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से फॉर्म होते हैं। कहाँ पर फॉर्म होते हैं? क्लोरोफिल सेल्स में। इन किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। कौन कौन सी चीज़ें? क्लोरोफिल सेल्स, लाइट, और रिएक्टेंट्स में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो तब क्या होगा? हमारा एक एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो। और कौन सा वो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होगा? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी डिफरेंट प्रोसेस में। ठीक हो गया? ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी फोटोसिंथेसिस की। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अच्छा जी, अब जो दूसरी डेफिनेशन है आपके फेडरल की टेक्स्ट में दी हुई गई है कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस भी हमारा क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया? अब रेडॉक्स से मतलब एक चीज़ रिडक्ट होगी, रिड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और दूसरी जो होगी ऑक्सीडाइज होगी, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सी वो स्पीशी है, कौन सा वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस होगा और जो ऑक्सीडाइज होगा, कौन कौन है? अब वो हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो कार्बन है वो एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाती है, किसमें? ग्लूकोज में। जबकि जो हमारा वाटर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, किस चीज़ में? हमारे ऑक्सीजन में। ठीक हो गया? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसको मैं आगे आपको केमिकल इक्वेशन में समझाता हूँ और एलाबोरेशन से। अच्छा जी, ये जो हमारा है वो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, कि
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारी रिडक्ट होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जबकि जो हमारा वाटर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज किस में होता है, वो हमारा ऑक्सीजन में होता है। अच्छा, सो फोटोसिंथेसिस में ये तो हमें समझ आ गया कि रिडक्ट कौन होता है और ऑक्सीडाइज कौन होता है। इसलिए दो स्पीशी हैं इसमें, जो एक रिडक्ट हो रही है और दूसरी ऑक्सीडाइज हो रही है, और इसकी वजह से हम फोटोसिंथेसिस को कौन सा रिएक्शन कह रहे हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में हमें किस किस चीज़ की नीड होती है, हमें लाइट की होती है, हमें क्लोरोफिल की होती है, ठीक हो गया, ये इन चीज़ों की नीड होती है। अब इनकी बेसिस पर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा कि रोल ऑफ लाइट क्या होता है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, और रोल ऑफ पिगमेंट्स क्या होता है। सही हो गया, इतना समझ आ गया। प्लीज़ अपना कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ये सारे वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं खुद एक MBBS का स्टूडेंट हूँ, मेरी खुद अपनी स्टडीज़ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत दे। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हम अब आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ लाइट की तरफ। अच्छा जी, सो रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है। वो कौन सा केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक हो गया। अब किसी भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होना ज़रूरी होती है। सही है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, हमें एनर्जी की नीड होती है। सी ठीक हो गया। सो हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। सो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा वो कहाँ से लेगा, वो हमारी सनलाइट से लेगा। सो इसमें से आप पता लगा सकते हैं कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस क्या है, मतलब कितनी लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा जी, अब जो लाइट है वो क्या है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है। सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या बात मैंने लिखी है कि लाइट हैज़ ए ड्यूअल नेचर, पार्टिकल और वेव। जब लाइट मूव करती है तो वो वेव नेचर में होती है, जबकि वो जब हमारी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हिट करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, वो तब किस फॉर्म में होती है, पार्टिकल की फॉर्म में होती है, मतलब बिहेव वहाँ पार्टिकल की तरह करती है। सही हो गया। अब इसमें जो रोल ऑफ लाइट में है, कुछ स्पेक्ट्रम्स के टॉपिक हैं, तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जो स्पेक्ट्रम से ये समझ नहीं आते कि ये है क्या भला। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा मैं डिटेल से समझाऊँ। अच्छा जी, सो क्या होते हैं हमारे स्पेक्ट्रम्स। अब पहला जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूनिवर्स, मतलब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी यूनिवर्स में है उनकी सारी रेंज, मतलब उनके सारे जो भी रेंज हो, ज़ीरो से लेकर पता नहीं कितने नैनोमीटर्स तक, उनकी फुल जो वो रेंज हो, वो किस में हम स्टडी करते हैं, वो क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रीड करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन यूज़ होता है, तो वो हमारा यूज़ होता है विजिबल लाइट। अच्छा जी, सो विजिबल लाइट इज ए जस्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, रेंजेस फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो एक फुल रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसमें से जस्ट एक विजिबल पोर्शन या विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन होता है, जो हमारी 380 टू 750 नैनोमीटर की रेंज में होता है, और यही इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो आई होप सो कि आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अच्छा जी, सो डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये मैं आपको समझाता चलूँ कि एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो शो करता है क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय सिंगल पिगमेंट। मतलब कि अगर एक सिंगल पिगमेंट लें, बिलफर्स एक क्लोरोफिल लें, तो वो
कौन कौन सी डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे हम किस में स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें कि एक्शन स्पेक्ट्रम शोज रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन डिफरेंट पिगमेंट्स। मतलब अगर हम डिफरेंट पिगमेंट्स लें तो फिर उनमें हमारी एक वेवलेंथ की क्या इफेक्टिवनेस होगी, तो उसमें हम किस में स्टडी करेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम में। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक पिगमेंट लें और उसमें डिफरेंट वेवलेंथ अप्लाई करें और फिर देखें कि फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रीड करेंगे। जबकि अगर हम डिफरेंट पिगमेंट्स लें, ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट लें, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स होंगे, क्लोरोफिल ए बी वगैरह हो गया, सो इसमें फिर हम देखें एक एक वेवलेंथ को कि क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी फोटोसिंथेसिस पर, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम में। सही है। अगर फिर हम आगे बात करें कि और क्या डिफरेंस होते हैं एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में, सो पीक्स आर शार्प ड्यू टू सिंगल पिगमेंट एब्जॉर्प्शन। अब इसमें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें पीक्स क्या होती हैं, शार्प होती हैं। क्यों शार्प होती हैं, वो इसलिए शार्प होती हैं क्योंकि एक सिंगल जो हमारा पिगमेंट होता है जस्ट वो एब्जॉर्ब करता है। और इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम में हमारी जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं। वो क्यों ब्रॉडर होती हैं, वो इसलिए ब्रॉडर होती हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। सही हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये हमारा इतना यूज़फुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल पिगमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। जबकि ये जो होता है हमारा वो मोर यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें हम बात किसकी करें कि बहुत सारे हम पिगमेंट लेंगे और फिर उन पर वेवलेंथ का क्या असर होगा, वो वो इसमें बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, बहुत यूज़फुल रहेगा। अच्छा जी, और क्या बात आपके टेक्स्ट में एक लिखी हुई है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन 430 नैनोमीटर इन ब्लू एंड 670 रेड वेवलेंथ। मतलब कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का कौन सी वेवलेंथ में मैक्सिमम होगा, ब्लू में और रेड वेवलेंथ में। सही हो गया। अच्छा जी, सो क्या मैंने बात की थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो होती हैं वो हमारी पीक्स क्या होती हैं, वो हमारी शार्प होती हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में वो ब्रॉडर होती हैं। क्यों ब्रॉडर होती हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स की बात करते हैं कि डिफरेंट पिगमेंट्स से कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम जस्ट एक एक हमारा जो पिगमेंट होता है उसकी अलग अलग बात करते हैं कि वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा। सो आई थिंक सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। मैं सिंपली एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक्शन स्पेक्ट्रम में हम डिफरेंट पिगमेंट्स की बात करते हैं कि डिफरेंट पिगमेंट्स कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम जस्ट एक पिगमेंट की बात करते हैं कि वो कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इसकी जो हमारी पीक्स होती हैं वो शार्प होती हैं और इसकी जो पीक्स होती हैं हमारी ब्रॉडर होती हैं। सही हो गया। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। पहले हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे रोल ऑफ लाइट क्या होती है फोटोसिंथेसिस में, और अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। मैं और भी लंबी वीडियोस बनाऊं, मगर आपके पहले कमेंट्स आएँ, मैं आपके व्यूज़ देखूं, तो उस हिसाब से मैं और लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कांटेक्ट और जल्दी मिले। अच्छा जी, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज ड्यूरिंग लाइट independent reaction in photosynthesis, hence it forms the basic skeleton of the carbohydrates। अब रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि ये रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज में, और कौन सी रिएक्शन में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, और ये बेसिक स्केलेटन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो बहुत सारे पॉलीमर्स बनाता है। हमारा सेल्यूलोज हो गया, हमारा दूसरे हो गए अमाइलोज हो गए, हमारे अमाइलोपेक्टिन हो गए। सो इसलिए अगर ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो कुछ भी आगे नहीं बनेगा। इसलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारी जो कार्बन है वो बेसिक स्केलेटन बनाती है कार्बोहाइड्रेट्स का।
ठीक हो गई ये बात। अच्छा जी, आगे क्या बात है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट एबिलिटीज टू एब्जॉर्ब कार्बन इज aquatic एब्जॉर्ब इन बाइकार्बोनेट फॉर्म इन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अच्छा, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसा नहीं होता कि सब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारे डिफरेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। जो aquatic होते हैं वो मोस्टली कौन सी फॉर्म में करते हैं, बाइकार्बोनेट फॉर्म में करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, आगे क्या बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स होती है प्लांट्स में किसके थ्रू, स्ट्रोमेटा के थ्रू, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में। अच्छा, लीव्स में ये क्या होते हैं कि ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज मेंटेन्ड बाय द गॉड सेल्स फ्रॉम स्टोमेटा। CO2 is dissolved in water ट्रांसफर टूवर्ड सेल वॉल ऑफ द मीजोफिल सेल वेयर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स। क्या मेरा मतलब इस कहने का कि CO2 होती है प्लांट्स में स्टोमेटा से एब्जॉर्ब होती है, स्टोमेटा के बाद में स्टोमेटा से एब्जॉर्ब तो मतलब स्टोमेटा से इंटर तो होती है, मगर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजर को कौन मेंटेन करता है, गॉड सेल्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनका पेक्यूलर बिहेवियर होता है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो स्टोमेटा से इंटर कर जाती है तो वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, और फिर ट्रांसफ़र होती है सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स की तरफ, जहाँ पर हमारे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। सो आई होप सो कि आपको आज की टॉपिक जो मैंने पढ़ाई वो समझ आ गया। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि आपको वो समझ आ रही नहीं आ रही, या कौन सी बात आपको नहीं आ रही, वो प्लीज़ मुझे बताएं। सो आज के जो MCQs हैं वो कुछ इस तरह हैं कि मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कल इनकी मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊँगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनकी आंसर की हाँ क्या होनी चाहिए। अच्छा, मैं इनको टीप करके देता हूँ, और कल ही मैं इनको रीड आउट करके आपको एक एक करके की बताता जाऊँगा। मैंने इसको ज़ूम इसलिए कर दिया है कि आप खुद पढ़ें और मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दें। सो ठीक हो गया, आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।